अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। अब आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है हेग कोर्ट्स रूलिंग। देखो, रूलिंग किसको बोलते हैं? रूलिंग बोलते हैं कोर्ट के फैसले को, जज का दिया हुआ जो डिसीजन होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये सारे का सारा जो एडिटोरियल है ये किस चीज़ के ऊपर है? हम सबको पता है इंडस वाटर्स ट्रीटी के ऊपर पिछले कुछ टाइम से ना एक बहस सी चल रही है। ये उसी के ऊपर है, ये उसी अग्रीमेंट के ऊपर है जो दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान पानी बांटता है। तो अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि इस पर एक इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आया है और इस एडिटोरियल ने इस फैसले को एनालाइज किया है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह की पावरफुल इंग्लिश उसने यूज़ की है इस सीरियस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं और इसको एक एक चीज़ को समझते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं द हेग बेस्ड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशंस यूनानिमस डिसीजन। देखो क्या बात हो रही है इसमें। वो कह रहा है कि ये वाली जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ना, और कहाँ पे है? कहता है जो हेग बेस्ड है, मतलब जो हेग में वाक़या है, नेदरलैंड्स की बात कर रहा है, वहाँ पे जो वाक़या है। अब अपोस्ट्रोफी एस लगा के उसने बताया है कि इसका जो यूनानिमस डिसीजन है, देखो ये जो इसने कहा है ना कि ये वाली जो आर्बिट्रेशंस थी इसका जो यूनानिमस डिसीजन था। देखो यूनानिमस का मतलब है कि उसमें वो जो फैसला था ना उसमें सबकी एक ही राय थी। अच्छा, ये आर्बिट्रेशन क्या है? देखो आर्बिट्रेशन का मतलब ये है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो लोगों के दरमियान में, दो ग्रुप्स के दरमियान में, एक छोटी सी एग्जांपल समझो, उनके दरमियान में प्रॉब्लम है, ठीक है, वो उनका फैसला नहीं हो रहा, तो वो क्या करते हैं? वो किसी एक न्यूट्रल पर्सन के पास जाते हैं, ठीक है, जिसको आर्बिट्रेटर कहा जाता है। वो क्या करता है? वो दोनों की साइड सुनता है, दोनों की बातें सुनता है और उसके बाद एक फेयर डिसीजन लेता है। तो अब ये आप समझ लो कि पीसीए जो है वो यही जगह है जो इस तरह के फैसले करती है, ठीक है। वो किसी की साइड नहीं लेगी, वो उसके जो डिसीजंस होंगे वो अनबाइस्ड होंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है उसका जो यूनानिमस डिसीजन है दैट ये कि द जुडिशियल बॉडीज कॉम्पिटेंस, कि जुडिशियल बॉडी की जो कॉम्पिटेंस है, मतलब उसकी जो अथॉरिटी है, उसकी जो पावर है, कैन नॉट बी अफेक्टेड। कहता वो अफेक्टेड नहीं हो सकती, मतलब वो मुतासिर नहीं हो सकती। किसके ज़रिए? कहता बाय द यूनिलैटरल सस्पेंशन। ये जो यक तरफा सस्पेंशन हुई है, ये जो यक तरफा टेम्पोरेरी तौर पे इस मुआहदे को जो रोका गया है, किस चीज़ का? कहता ऑफ द इंडस वाटर्स ट्रीटी, इसका कहता इज़ अ लीगल एंड मॉरल विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। कहता कि ये वाला जो डिसीजन है ना, इसका जो डिसीजन है, इसका जो फैसला है, वो एक लीगल और मॉरल विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अब ये देखो इसने यहाँ पे यूज़ किया लीगल एंड मॉरल विक्ट्री। देखो इनका मतलब है क्या? देखो सबसे पहले ये देखो लीगल विक्ट्री क्या चीज़ है। देखो फॉर एग्जांपल ये लोग अदालत के पास गए थे, तो अदालत ने फैसला पाकिस्तान के हक में दिया, तो ये क्या हुआ? ये एक कानूनी जीत हुई इनके लिए। और ये जो मॉरल विक्ट्री है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल सही किया, पाकिस्तान ने अच्छा किया कि उसने पानी का मसला उठाया। और जो न्यूट्रल जजेस थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक था। तो ये एक इज्जत वाली जीत है, वो ये बता रहा है इन लाइंस में। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि मतलब ये जो कोर्ट थी इसका जो डिसीजन है वो ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो सिर्फ ये इस डिसीजन के बारे में हमें बता रहा है कि ये ऐसी विक्ट्री थी इसके लिए। अच्छा, अब उसने यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी है ना कि जुडिशियल बॉडीज कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब पहले समझ लो, उसकी जो अथॉरिटी है, उसकी जो पावर है, उसका जो फैसला करने की जो सलाहियत है, उसने कहा वो अफेक्टेड नहीं हो सकती, वो असरअंदाज नहीं हो सकती इस चीज़ से। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर किसी एक मुल्क को फैसला पसंद नहीं आया, ठीक है, फिर भी कोर्ट की जो पावर है, जो उसका इख्तियार है, वो कम नहीं होता, उसका जो फैसला है वो वैलिड ही रहता है। वो ये चीज़ कन्वे करने की कोशिश कर रहा है इन लाइंस में। कहता दो अगरचे द रूलिंग, कहता ये जो फैसला था,
ठीक है। ये जो कोर्ट के ज़रिए या अथॉरिटी के ज़रिए ये जो डिसीजन आया था, हैज़ कम कहता वो आ चुका है इन कनेक्शन विद का मतलब होता है किस चीज़ के सिलसिले में, मतलब ये जो डिसीजन आया है वो इस चीज़ के सिलसिले में आया है। किस चीज़ के? उसने कहा अ केस, एक केस के सिलसिले में आया है। अच्छा, कौन सा केस? कहता इनिशिएटेड, जिसको शुरू किया गया था बाय पाकिस्तान के ज़रिए इन 2016 में। अब ये पॉज के लिए आया है, ठीक है। अब वो कह रहा है इट सुजेस्ट, कहता ये दिखाता है दैट ये कि इंडियाज डिसीजन, इंडिया का जो फैसला था ना टू होल्ड द IWT इंडस वाटर्स ट्रीटी इन अबायंस आफ्टर द पहलगम एपिसोड, कहता है ये जो इंडिया का फैसला था कि इंडस वाटर्स ट्रीटी को टेम्पोरेरी तौर पर स्टॉप कर देना पहलगम एपिसोड के बाद, इस वाक़े के बाद, हैज़ नो फर्म बेसिस, कहता ये कोई फर्म बेसिस को नहीं रखता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसकी कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है जो इस चीज़ को सपोर्ट करें कि ये जो इसने हॉल्ट लगाया है, ये जो इसने टेम्पोरेरी तौर पर इस अग्रीमेंट को स्टॉप किया है इन इंटरनेशनल लॉ, कहता है यहाँ पे, एंड दैट ये के इन द आइज ऑफ न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स, कहता है ये जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं, मतलब न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स मतलब ये किसी की साइड पे नहीं हैं, ये अनबाइस्ड हैं। कहता है द ट्रीटी वेरी मच होल्ड्स, कि ये जो ट्रीटी है ये अभी भी वैलिड है, ये अभी भी कंटिन्यू है, ये अभी भी जारी है। अच्छा देखो अब इन लाइंस में क्या कह रहा है, इन लाइंस में वो ये कह रहा है कि ये जो इंडस वाटर्स ट्रीटी थी ना, मतलब ये जो अग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, जिसको साइन किया गया था 1960 में, ठीक है, मतलब इसमें उन्होंने रिवर्स को डिवाइड कर लिया था, कुछ इंडिया के हिस्से में गए थे, कुछ पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। अब वो ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान जो था वो 2016 में उसने इस केस को इनिशिएट किया था, इसकी शुरुआत की थी। तब केस क्या था? तब केस ये था कि पाकिस्तान को ऐसा फील हो रहा था कि ये जो ट्रीटी है उसको वायलेट किया जा रहा है, उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है इंडिया के ज़रिए। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो कोई प्रोजेक्ट्स जो थे उनको स्टार्ट करना चाहता था उन रिवर्स के ऊपर जो कि पाकिस्तान में फ्लो करते हैं, ठीक है। अब वो ये बात कह रहा है कि ये केस पहले तब स्टार्ट हुआ था, तब पाकिस्तान को लगा था कि जो इंडिया है वो इस ट्रीटी को लेकर सीरियस नहीं है, तब भी उसको ये लग रहा था कि ये इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। और अब क्या हुआ है? अब इसमें ये हुआ है कि ये जो न्यू केस है वो ये है कि इंडिया ने पहलगम एपिसोड के बाद, इस इंसिडेंट के बाद, ये जो IWT है इंडस वाटर्स ट्रीटी है इसको पॉज कर दिया है। तो इससे क्या हुआ, पाकिस्तान का जो केस था वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो ये चीज़ प्रूव कर रहा था कि इंडिया जो है वो पहले भी इस ट्रीटी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, वो आज भी इस ट्रीटी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा देखो, रूलिंग क्या होती है ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डिसीजन को बोलते हैं, फैसले को बोलते हैं, वर्डिक्ट भी एक वर्ड इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, इन कनेक्शन विद, देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किस चीज़ के सिलसिले में ये जो रूलिंग थी, ये जो डिसीजन था, ये जो आया है, ये किस चीज़ के सिलसिले में आया है? उसने कहा उस केस के सिलसिले में आया है जो कि इनिशिएट किया गया था। देखो ये जो इनिशिएटेड यहाँ पे इसने यूज़ किया ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है, वो ये बता रहा है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हमें बता रहा है कि ये कौन सा केस था। उसके बाद है अबेयंस। अबेयंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वक्ती तौर पर किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, उसको पॉज कर देना। ये आप सस्पेंशन को भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी की थी, अगर आपने नहीं देखी उसको देख लीजिएगा। अच्छा, और इसके बाद क्या है? देखो फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, वैलिड। और ऑब्जर्वर्स कौन होते हैं? ऑब्जर्वर्स वो हैं जो इस चीज़ का तज्जिया करने वाले हैं, जो इस चीज़ को देखने वाले हैं, और वो सारे के सारे क्या हैं? वो न्यूट्रल हैं, वो अनबाइस्ड हैं। अब आगे देखो, द कोर्ट मेड द डिसीजन, कहता है ये जो कोर्ट है वो दे चुकी है किस चीज़ को? फैसले को। अच्छा, कौन सा फैसला? कहता है बेस्ड ऑन, कहता है जो कि इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है या इस चीज़ के मुताबिक है। अच्छा, किस चीज़ के मुताबिक? उसने कहा ऑन द टैक्स, कहता है ये जो टैक्स है,
ये जो रिटन कंटेंट है इस अग्रीमेंट का, अच्छा किसका, कहता ऑफ द इंडस वाटर्स ट्रीटी, इसका कहता पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर द आर्टिकल स्टेटिंग, कहता ये जो आर्टिकल है ना जो कि स्टेट कर रहा है, जो कि बयान कर रहा है दैट ये कि द ट्रीटी विल होल्ड, कि जो ट्रीटी है वो कायम रहेगी, वो कंटिन्यू रहेगी, वो बनी रहेगी। कब तक, कहता अनटिल बोथ स्टेट्स, कहता उस वक़्त तक जब तक ये जो दोनों स्टेट्स हैं म्यूचुअली मतलब आपस में मिलकर विथड्रॉ फ्रॉम इट, कि उससे पीछे ना हट जाएं, उससे अलग हो जाएं या उसे कैंसिल कर दें, वो ये बात कर रहा है। तो उसने कहा कि ये जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था ना वो किन बेसिस के ऊपर दिया था, उन्होंने कहा उन्होंने जो डिसीजन दिया था वो इस चीज़ के ऊपर बेस करता था कि वो जो टैक्स लिखी हुई थी इंडस वाटर्स ट्रीटी में, उसमें कहता ये जो आर्टिकल है वो साफ साफ ये कहता है कि ये ट्रीटी जो है ये कंटिन्यू रहेगी, ये जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक दोनों स्टेट्स जो हैं मिलकर म्यूचुअली जो है इससे विदड्रॉ ना हो जाएं, इससे पीछे ना हट जाएं। मतलब दोनों कंट्रीज जो पाकिस्तान और इंडिया है दोनों जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ अब हमें ये ट्रीटी जो है ख़त्म कर देनी चाहिए, तो तब ये एंड होगी। लेकिन अभी यूनिलैटरली अगर आप इससे पीछे हटते हो तो ये ट्रीटी जो है फिर भी कायम रहेगी, ये फिर भी कंटिन्यू रहेगी, ये फिर भी वैलिड रहेगी। कहता इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस, कहता हालिया जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस हैं, ये जो हालात हैं, दिस इज़ नॉट द केस, कहता ये जो चीज़ है, ये जो बात है ये सही नहीं है। अच्छा कौन सी, एज क्योंकि पाकिस्तान स्टिल ऑनर्स द अग्रीमेंट। तो देखो अब इसमें क्या बात हुई है, इसमें यही बात हुई है कि जो मौजूदा हालात है ना उसमें ये चीज़ हुई नहीं है, ये चीज़ सच्ची नहीं है, दिस इज़ नॉट द केस। कौन सी चीज़ जो इसने यहाँ पे मेंशन की है कि दोनों स्टेट्स जो हैं वो म्यूचुअली विदड्रॉ कर सकती हैं इस चीज़ से, इस ट्रीटी से, तब ही ये ट्रीटी जो है ये ख़त्म होगी। तो कहता है ऐसा तो हुआ ही नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तो है वो आज भी इस एग्रीमेंट को एहतराम करता है, वो आज भी इसकी रिस्पेक्ट करता है, वो ये बात कर रहा है। अच्छा ये जो इसने वर्ड यूज़ किया ना ओनर्स, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिस्पेक्ट करना, किसी चीज़ को अबाइड बाय करना, उसको फॉलो करना, उस पर अमल करना, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है उसको देखते हैं। कहता नोट सरप्राइजिंगली, कहता ताज्जुब की बात नहीं है, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था, ऐसी उम्मीद थी, आप ये समझ लो। वाइल कहता जबकि पाकिस्तान हैज़ वेलकम द डिसीजन, जो पाकिस्तान था उसने वेलकम किया डिसीजन को, मतलब उसने इस फैसले को, इस जजमेंट को एक्सेप्ट किया। कहता इंडिया हैज़ रिएक्टेड, कहता इंडिया जो है वो रिएक्ट कर चुका है, इंडिया ने ऐसा रद्द अमल दिया है। अच्छा कैसा रद्द अमल, कहता इन अ बेलिजरेंट मैनर, इस मैनर में मतलब जंगजू अंदाज में। देखो बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है ऐसा पर्सन जो हर टाइम लड़ने को, झगड़ने को, फाइट करने को तैयार हो। तो उसने इस तरह से रिएक्ट किया, हालांकि पाकिस्तान जो है इस चीज़ को वेलकम कर चुका है। कहता कास्टिंग एस्पर्शंस, कहता कास्ट करते हुए एस्पर्शंस को, मतलब अदालत पर इल्ज़ाम लगाते हुए, उस पर शुबा करते हुए, उसकी ऑनेस्टी के ऊपर शक करते हुए, उसकी फेयरनेस के ऊपर शक करते हुए। अच्छा एस्पर्शंस किसके ऊपर थी, ऑन द कोर्ट के ऊपर। कहता इट हैज़ रिजेक्टेड, कहता ये रिजेक्ट कर चुका है, उसने फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अच्छा किस चीज़ को, द डिसीजन को, सेइंग ये कहते हुए दैट ये कि इट हैज़ नेवर रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस इन लॉ ऑफ दिस सो कॉल्ड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। देखो ये बड़ी सख्त बात है जो इसने यहाँ पे मेंशन की है, इसलिए इसने इन्वर्टेड कॉमास डाल दिए हैं। उसने ये कहा है कि मैं नहीं ऐसा कह रहा, ये एग्जैक्ट उसके वर्ड्स थे। और वर्ड्स क्या थे ये मैं आपको बताती हूँ कि उसने ये कह के इस डिसीजन को रिजेक्ट किया कि इसने कभी इसकी एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था, मतलब उसने कभी तस्लीम ही नहीं किया। इन लॉ मतलब उसकी जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो होना है कानूनी तौर पर, मतलब कानूनी तौर पर उसने इसको तस्लीम ही नहीं किया। किसको, उसने कहा ये जो सो कॉल्ड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ये वाली जो कोर्ट है जो सिर्फ नाम की ही है।
देखो इसमें ये कह रहा है कि इंडिया ने कहा कि वो तो लीगली तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं करता इस कोर्ट को कि ये एग्जिस्ट करती है या इसके पास पावर है। इसके लिए इसने एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, सो कॉल्ड। ठीक है, ये बहुत ही मतलब डिसरिस्पेक्ट को शो कर रहा है। देखो सो कॉल्ड का मतलब क्या होता है? सो कॉल्ड का मतलब ये होता है, अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि रिश्तेदार, कौन से रिश्तेदार, वो तो सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं। दोस्त, कौन सा दोस्त, वो तो सिर्फ नाम का दोस्त है। तो ये जो चीज़ है ना, जिसमें तंज शामिल होता है, जिसमें ये बताना होता है कि ये जो चीज़ है इसके अंदर असल ये क्वालिटीज़ नहीं है, ये सिर्फ नाम की है, ये सिर्फ नाम का ही दोस्त है, जब मुश्किल वक्त आता है ये भाग जाता है। तो वो ये मतलब होता है सो कॉल्ड का। कहता है दिस डिस्प्लेस, कहता है ये जो चीज़ है ना, मतलब ये जो इंडिया का रिएक्शन है, किस तरह से ये क्रिटिसाइज कर रहा है, किस तरह से ये कोर्ट को रिजेक्ट कर रहा है। कहता है ये डिस्प्ले करती है, ये दिखाती है, ये शो करती है एन अलार्मिंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट की कमी को दिखाती है। लेकिन उसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया अलार्मिंग, जिसका मतलब है बहुत ही शॉकिंग। मतलब ये वो चीज़ है जो लोगों के अंदर वो पैदा कर रही है, फिक्र पैदा कर रही है। अच्छा, लैक ऑफ रिस्पेक्ट किसके लिए? फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनके लिए। एंड द लैंग्वेज, कहता है और ये जो जुबान है, इज नॉट वन एसोसिएटेड विद रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स। कहता ये वो वाली जुबान है जो नहीं जुड़ी होती किसके साथ? कहता है रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स के साथ। असल में कौन सी जुबान की बात की है इसने? ये वाली जुबान की बात की है ना, ये जो इसने सो कॉल्ड कोर्ट का वर्ड यूज़ किया, इसकी बात कर रहा है। तो असल में वो ये कहना चाह रहे हैं इन लाइंस में कि जो इंडिया की जो रद्द-ए-अमल था वो काबिल कबूल नहीं है, और दूसरा इंडिया की जो लैंग्वेज जो उसने यूज़ की है वो बहुत ही हार्श थी, डिसरिस्पेक्टफुल थी, अनप्रोफेशनल थी। वो ये चीज़ बता रहा है। अच्छा, और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पे, वन, ये क्या चीज़ है? देखो ये प्रोनाउन है, ठीक है। वो असल में बता रहा है कि ये वो किस्म की लैंग्वेज नहीं है, ये उस तरह की ज़ुबान नहीं है। मतलब ये जो लैंग्वेज होती है ना, जो उसकी टाइप्स होती हैं, उनमें से जो एक होती है, ये उसकी बात कर रहा है। और अगर इसको रिप्लेस करना चाहता तो वो ये लगा सकता था अ काइंड ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इदारे, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडीज़, जो तंजीमें हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। और रिस्पॉन्सिबल स्टेट से क्या मुराद है? रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स का मतलब है कि जो मैच्योर, समझदार जो स्टेट्स हैं, उनकी बात कर रहा है। अब वो क्या कह रहा है? कहता है इफ मैटर्स, कहता अगर मामलात जो हैं डू नॉट गो इंडियाज वे, कहता अगर जो मामलात हैं वो भारत के हक में नहीं जाते, इंडिया के फेवर में नहीं जाते, विल इट ऑल्सो रिजेक्ट द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ ऑगस्ट मल्टीलैटरल फोरा, कहता क्या तब भी ये रिजेक्ट कर देता, तब भी ये रिफ्यूज़ कर देता कि मैंने एक्सेप्ट करना ही नहीं है। किस चीज़ को? कहता इस ज्यूरिस्डिक्शन को। ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? कानूनी इख्तियार को, अदालती ये जो अथॉरिटी है, जो उसकी पावर है, उसको। अच्छा, अब किसकी ज्यूरिस्डिक्शन? कहता इस ऑगस्ट मल्टीलैटरल फोरा की। देखो ऑगस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? एक तो हमें पता है मंथ का नेम होता है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये जो ऑगस्ट है, इसका मतलब है वो चीज़ जो बहुत ही रिस्पेक्टेड है। और ये कौन सी चीज़ है? ये मल्टीलैटरल फोरा हैं, मतलब ये रिस्पेक्टेड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये वाले इदारे हैं। कहता सच एस, जैसा कि द यूएनएस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो अब इसमें वो कह रहा है कि अगर हालात जो हैं इंडिया के हिसाब से नहीं जाते, तो अब वो क्वेश्चन कर रहा है, कहता क्या ये रिजेक्ट कर देगा इस रिस्पेक्टेड, ये जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, उनकी ज्यूरिस्डिक्शन को, उनकी पावर को, जैसा कि कहता है यूएनएस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। कहता क्या ये जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसा कि यूएनएस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्या इसकी अथॉरिटी को भी ये रिजेक्ट कर देगा? वो ये बात कर रहा है। अच्छा, अब ये चीज़ वर्ड देख लो, ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब होता है अथॉरिटी, कंट्रोल, लीगल पावर, जो उनका इख्तियार है। और ये न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि अगस्त का महीना होता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि जो अगस्त है वो एडजेक्टिव का काम भी करता है। तब इसका मतलब होता है रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल, ठीक है, बाइज्जत, मोहतरम,
और मल्टीलैटरल फोरा का मतलब क्या है, ये जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ग्लोबल बॉडीज़ हैं, जो दुनिया के जो इदारे हैं, ठीक है। मल्टीलैटरल का मतलब क्या है, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं या बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं। देखो अगर कोई भी चीज़ मल्टीलैटरल है ना, तो मल्टी से मुराद क्या है, मल्टी का मतलब है बहुत सारे लोग या बहुत सारे ग्रुप्स, और लैटरल का मतलब होता है साइड्स। कहता मोर ओवर, कहता मजीद, न्यू दिल्लीज रिएक्शन, कहता न्यू दिल्ली का ये जो रिएक्शन है, ये जो रद्द अमल है, कहता बॉर्डर्स ऑन द कॉन्स्पिरेटोरियल, कहता ऐसा लगता है, इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये है कि इंडिया को ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई ना खुफिया चाल है या कोई प्लॉटिंग की गई है उसके खिलाफ। कहता एज, जैसा कि द इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, कहता ये जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, मतलब गवर्नमेंट का वो वाला पार्ट जो कि फॉरेन मैटर्स को हैंडल करता है, कहता हैज़ करैक्टराइज्ड, कहता वो ये कर चुका है, वो डिस्क्राइब कर चुका है, वो लेबल कर चुका है द कोर्ट्स डिक्लेरेशन, कि कोर्ट का जो डिसीजन था, जो इसका फैसला था, जो इसकी स्टेटमेंट थी, एज अ शराट एट पाकिस्तान बिहेस्ट। मतलब शराट का मतलब क्या है, इसका मतलब है ये फेक था सारा कुछ, ये झूठा था। एट पाकिस्तान बिहेस्ट मतलब पाकिस्तान के कहने पर या पाकिस्तान के इशारे पर। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो हर सेंटेंस कितना मीनिंगफुल है। अब वो कह रहा है कि मज़ीद ये कि इंडिया का जो रिएक्शन था, ये जो इसका रद्द अमल था, कहता वो बता रहा है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है, मतलब ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पे कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, मतलब यहाँ पे कुछ आप ये समझ लो कोई चाल चली गई है, क्योंकि जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसने लेबल दिया है कोर्ट के डिसीजन को कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा था पाकिस्तान के कहने पे। असल में वो ये बात कर रहा है, देखो अगर आप ज़्यादा डेप्थ में जाओ तो ये वो कह रहा है कि इंडिया का जो रिस्पॉन्स था उसको, उससे लग रहा है कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि इस रिएक्शन, ये जो डिसीजन था, इसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट, कोई खुफिया प्लॉटिंग हुई है, कोई प्लॉट था। कहता है ऐसा दिखाई देता है कि इंडिया को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं, क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि ये जो कोर्ट का डिसीजन है वो भी फेक है, और ये भी उसने क्लेम किया है कि जो कोर्ट है वो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में है। तो एक तरह से वो ये कहना चाह रहा है कि जो इंडिया है उसने ना इस सारी चीज़ को ना एक ड्रामा करार दिया। उसने कहा है कि ये वो ड्रामा है जो पाकिस्तान ने अरेंज किया था, असल में ये कहना चाह रहा है वो इन चीज़ों में। अब जल्दी से इसकी वो कैप चेक कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले रिएक्शन का हम सबको मतलब पता है, इसका जो रद्द अमल था, इसका जो रिप्लाई था या इसका जो रिस्पॉन्स था। अच्छा, बॉर्डर जोन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप ये समझ लो कि ये जो चीज़ थी ये रिजेंबल्स करती थी, वो इससे मुशाबे थी, ठीक है। किससे कहता कॉन्स्पिरेटोरियल, इस चीज़ से, मतलब ये जो चीज़ थी उसको ये खुफिया लगती थी, ये साजिशी लगती थी, ये मशकूक लगती थी, सीधी सी बात है। अच्छा, ये शराट आप लोगों के लिए न्यू वर्ड होगा। शराट का मतलब होता है दिखावा, फेक शो, आप ये समझ लो जिसको नाटक कहते हैं, धोखा किसको कहते हैं, ये वो है। और बी हैस्ट का मतलब होता है किसी के कहने पर, किसी की रिक्वेस्ट पर, किसी के इशारे पर, ठीक है। अब इसकी आगे टोन चेक कीजिएगा, ये बातों को किस तरह से लेकर जाएगा राइटर। तो वो कह रहा है दिस फासिकल एजम्पशन, कहता है ये वाली जो मतलब मज़ाहिया तौर पर, मतलब ये चीज़ उसको ना मजाक वाली लग रही है, ऐसी चीज़ लग रही है जिसके ऊपर उसको हंसी आ रही है। अच्छा, कौन सी चीज़, कहता है ये जो इसकी एजम्पशन थी ना, जो इसने ऐसा सोचा था, ये जो इसकी सोच थी, कहता सुजेस्ट, ये बात सुजेस्ट करती है, मतलब इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि पाकिस्तान हैज़ द पावर, कि पाकिस्तान इतनी ताकत रखता है टू कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि वो इन चीज़ को कंट्रोल कर सके, कि मतलब उसका ये जो उसने कहा है, उसकी ये जो सोच है जो कि बहुत ही मज़ाहिया है, जिसके ऊपर उसको हंसी आ रही है, कहता है ये सोच ये सुजेस्ट कर रही है, ये चीज़ बता रही है, इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान जो है वो पावर रखता है कि वो कंट्रोल कर सकता है इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, और वो भी किसका, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इनका। तो वो ये इस चीज़ में थोड़ी वो उसको हंसी आ रही है ये चीज़ मेंशन करते हुए।
अच्छा, फासिकल क्या है? ये न्यू वर्ड होगा आप लोगों के लिए। तो इसका मतलब होता है एब्सर्ड, मतलब ऐसी चीज़ जो मजाकिया हो, जिससे आपको हंसी आती हो, जो लाफेबल हो, जो हंसने लायक हो। अब आगे चलते हैं। कहता इफ़ द मैटर डिडंट कंसर्न, कहता अगर ये जो मैटर था ना, ये जो मामला थे, ये इस चीज़ के बारे में ना होते, उनका ताल्लुक इससे ना होता। किससे? कहता सच अ क्रिटिकल इशू, कहता ऐसे क्रिटिकल इशू के साथ, मतलब ऐसी प्रॉब्लम के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही सीरियस है। एज वाटर राइट्स, मतलब जैसा कि, मतलब पानी के हकूक, फिर कोमा मतलब पॉज है। कहता द इंडियन रिएक्शन, कहता जो इंडिया का रद्द अमल था ना, वुड हैव बीन सीन एज कॉमिकल, कहता इसको देखा जाता किस चीज़ के तौर पर? फनी तौर पर, मतलब मजाकिया तौर पर। वो ये बात कर रहा है, मतलब उसने चीज़ों को थोड़ा सा दूसरा रुख दिया, आप ये समझ लो। अच्छा, अब इसमें क्या क्या रहा है? कहता अगर ये मामला इतना सीरियस ना होता, कि अगर वाटर राइट्स की बात ना होती, तो ये इंडिया का जो रिएक्शन था ना, कहता इसको बहुत ही मज़ाहिया तौर पर देखा जाता। अच्छा देखो, यहाँ पे ये जो कंसर्न यूज़ हुआ है ना, यहाँ पे इसका मतलब है कि किसी से मुतल्लिक होना या उसका ताल्लुक होना, ये वो वाला कंसर्न है। और अगर इसमें इमोशंस इन्वॉल्व कर दो, तो तब ये जो कंसर्न वर्ब है, इसका मतलब होगा वरी। ठीक है, और आपको पता है कंसर्न जो है वो नाउन फॉर्म में भी यूज होता है, तभी इसका मतलब होता है वरीज। और यहाँ पे कंसर्न का मतलब है रिलेट टू। ठीक है, अच्छा, और ये जो इसमें यूज़ किया ना, वुड हैव बीन, ठीक है, सीन। अब ये क्या चीज़ है? देखो, वुड हैव जो चीज़ होती है ना, और उसके बाद जो V3 लगता है, तो ये किस चीज़ की बात करता है? ये ऐसी सिचुएशन की बात करता है जो हुई नहीं है, लेकिन पास्ट में जाकर वो अपनी मर्जी से कुछ सोच रहा है। वो कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं ऐसा होता ना, तो तब ये वाला रिजल्ट निकलना था। तो ये वही इसने यहाँ पे यूज़ किया है कि अगर ये वाला मैटर ना होता ना, तो तब इसको इस तरह से लिया जाना था। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं है। ये सिर्फ प्रेजेंट में खड़ा होकर पास्ट की इस चीज़ के बारे में सोच रहा है, इस रिजल्ट के बारे में सोच रहा है। और ये जो सीन नज़र आया ना, बीन सीन, तो इसका मतलब है वुड हैव बीन प्लस V3, मतलब इसका पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ हुआ है। और कॉमिकल क्या चीज़ होती है? जो चीज़ फनी होती है, जो मज़ाहिया होती है। अब आगे चलो, अब वो कह रहा है हाउएवर, ऑल दो, कहता है अगरचे पाकिस्तान हैज़ अचीव्ड, कहता पाकिस्तान हासिल कर चुका है अ लीगल सक्सेस, मतलब कानूनी कामयाबी। वेयर, कहता जहाँ पे अप होल्डिंग, बरकरार रखना, द IWT's सैंक्टिटी, इसकी होलीनेस को, इसकी इज्जत को, आप ये समझ लो, इसकी इम्पोर्टेंस को, एंड रिजेक्टिंग, और रिजेक्ट कर देना, रद्द कर देना, किसको? द ट्रीटीज यूनिलैटरल सस्पेंशन, ये जो ट्रीटी की यूनिलैटरल सस्पेंशन हुई है, मतलब ये जो यक तरफा होकर इन्होंने इसको पॉज किया है। आर कंसर्न्ड, कहता जहाँ तक इनका ताल्लुक है, इट मस्ट बी प्रिपेयर्ड, इट मतलब पाकिस्तान को लाजमी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, उसको तैयार रहना चाहिए। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू लॉन्च, कहता लॉन्च करने के लिए, मतलब स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, आगाज़ करने के लिए। अ रोबस्ट लीगल एंड पॉलिटिकल डिफेंस, कहता इस चीज़ को। अच्छा, किस चीज़ के लिए डिफेंस? कहता ऑफ इट्स वाटर राइट्स, इसके जो पानी के हकूक़ हैं, एट ऑल इंटरनेशनल फोरा, मतलब सारे ग्लोबल लीगल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म्स पर। असल में ये बात कह रहा है कि कहता है कि ठीक है, पाकिस्तान ये जो फैसला है ये पाकिस्तान के हक में आया है, ठीक है, इसको लीगल सक्सेस मिली है, लेकिन कहता जहाँ तक इन चीज़ों का ताल्लुक है ना, इस अग्रीमेंट की, आप ये समझ लो, इसकी होलीनेस का ताल्लुक है, मतलब जहाँ तक इसको बनाए रखने का ताल्लुक है और इस चीज़ को रद्द करने का ताल्लुक है, कहता जो पाकिस्तान है उसको लाजमी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि वो अपने वाटर राइट्स को डिफेंड कर सके सारे के सारे ग्लोबल कोर्ट्स में और ऑर्गेनाइजेशंस में। वो ये बात कर रहा है। अच्छा, अब जल्दी से इसकी वो कैप चेक करो। देखो, सैंक्टिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के का मुकद्दस होना, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो अहमियत है, उसकी जो पाकीज़गी है। और यूनिलैटरल आप सबको मतलब पता है, वन साइडेड। और रोबस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत, सॉलिड। और डिफेंस का मतलब क्या है? डिफेंस का मतलब होता है प्रोटेक्शन, उसकी हिफाजत, उसकी जस्टिफिकेशन, उसका दिफा। और फोरा क्या चीज़ है? इसका मतलब है प्लेटफॉर्म्स। ये जो मीटिंग्स हैं, ये जो
जगह हैं। देखो फ्लोरा के ऊपर मैंने कल जो हमने सैटरडे वाले दिन एडिटोरियल किया था उसमें ये चीज़ें मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की थी, अगर आपने नहीं देखी तो जाके उसको देख लें। कहता इंडियाज़ इंटेंशंस, कहता है इंडिया के जो इरादे हैं किसके बारे में, रिगार्डिंग पाकिस्तान शेयर ऑफ वाटर्स, कि पाकिस्तान के ये जो शेयर है, ये जो इसका पाकिस्तान के पानी का जो हिस्सा है इससे मुतल्लिक, कहता आर हार्डली बिनाइन, कहता वो बिनाइन नहीं है, वो हार्मलेस नहीं है, मतलब वो अच्छे नहीं है, वो बहुत ही ख़राब हैं, बहुत ही बुरे हैं। देखो अगर कोई चीज़ बिनाइन होना तो इसका मतलब है वो हार्मलेस है, मतलब वो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कहता इन फैक्ट दर हकीकत द इंडियन होम मिनिस्टर हैज सेड, कहता ये जो पर्सन है ये कह चुके हैं हिज कंट्री वुड नेवर रिस्टोर द IWT, कि कहता है कि ये जो है ना इंडियन होम मिनिस्टर वो कह चुके हैं कि उनका जो मुल्क है वो कभी भी नहीं, नेवर रिस्टोर, कि कभी भी इस चीज़ को बहाल नहीं करेगा, किसको, IWT को। कहता एंड ये कि दैट पाकिस्तान शेयर, कहता पाकिस्तान का जो हिस्सा है ना ऑफ वाटर, पानी का, वुड बी डाइवर्टेड टू राजस्थान, उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा राजस्थान की तरफ, मतलब पाकिस्तान के जो पानी का हिस्सा है उसको राजस्थान की तरफ मोड़ दिया जाएगा, ये उनके प्लान्स हैं। कहता दिस इंडिकेट्स, कहता ये जो बातें ना इनकी इंडिकेट करती हैं, इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं या इस चीज़ को शो करती हैं दैट ये कि इंडिया इज़ नॉट रेडी फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन, कि इंडिया जो है वो तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए, मतलब पुरअमन हल के लिए। अच्छा किसका, ऑफ बायलैटरल डिस्प्यूट्स, कहता है ये जो दो तरफा डिस्प्यूट है, मतलब दो मुल्कों के दरमियान में ये जो इख्तलाफात हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इन चीज़ों के लिए पर्टिकुलरली, कहता ख़ास तौर पर मैटर्स, कहता उन मामलात से मुतल्लिक रिलेटेड टू वाटर जिनका ताल्लुक है पानी से। फिर कोमा, कहता इवन दो, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रिसेंटली रीइटरेटेड, कहते कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ हाल ही में, कहता उन्होंने बार बार दोहराया है हिज डिज़ायर, उसकी ख्वाहिश को, मतलब वो बातचीत करना चाहते हैं किनके साथ, इंडिया के साथ, ऑन ऑल इश्यूज, सारे के सारे इश्यूज़ के ऊपर, तमाम मसाइल के ऊपर। तो हालांकि वो इन लाइन्स में समय बता रहा है कि इंडिया का रिएक्शन क्या है, वो कितने रिजिड हैं, और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो बार बार इस चीज़ को दोहरा चुके हैं कि वो बातचीत के ज़रिए मसलों को हल करना चाहते हैं। अच्छा अब ये जल्दी से वो कैप चेक करो, देखो पीसफुल रेजोल्यूशन का मतलब क्या, इसका मतलब होता है मतलब ऐसा सोल्यूशन जो पुरसुकून हो, नॉन वायलेंट हो। और ये जो वर्ड इसने यूज़ किया ना रीइटरेट, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिपीट करना, बार बार दोहराना। और उसके बाद से ये जो यूज़ किया ना इंगेज करने का मतलब होता है किसी से बातचीत को इनिशिएट करना, राब्तों को शुरू करना, बातचीत स्टार्ट करना। कहता है जैसा कि द हेग कोर्स ऑब्जर्वेशंस, कहता है इनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी, इनके जो मुशाहिदात थे, हैव इल्यूस्ट्रेटेड, कहता वो इल्यूस्ट्रेट कर चुके हैं, वो क्लियरली दिखा चुके हैं। अच्छा किस चीज़ को, पाकिस्तान केस इज़ अ स्ट्रॉन्ग वन, कि पाकिस्तान का जो केस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब पाकिस्तान का जो लीगल पोजीशन है या जो आर्ग्यूमेंट है वो काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी कन्विंसिंग है। कहता था कंट्री मस्ट डिप्लॉय, कहता जो कंट्री है मतलब पाकिस्तान, उसको लाजमी कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, डिप्लॉय करना चाहिए। डिप्लॉय करने का मतलब होता है किसी चीज़ को यूज़ करना या किसी को किसी काम पे लगाना, ठीक है। अब किस चीज़ को डिप्लॉय करना है, किस चीज़ को इस्तेमाल करना है, द बेस्ट लीगल एंड डिप्लोमेटिक माइंड्स, इन चीज़ों को, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, लॉ में हो गए, फॉरेन अफेयर्स में हो गए। अच्छा किस लिए, टू डिफेंड, ताकि वो डिफेंड कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें इसके वाटर राइट्स को। देखो अब वो ना सॉल्यूशंस की तरफ आ गया, अब वो असल में बता रहा है पाकिस्तान को इन हालात में क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए। इसने बता दिया कि पाकिस्तान को ऐसे एक्सपर्ट्स को लाना चाहिए जो बहुत ही स्मार्ट हों लीगल और फॉरेन अफेयर्स में, फिर ही वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन वाटर राइट्स को। कहता है इंडिया कैन स्टिल चूज टू इंगेज विद पाकिस्तान। देखो अब फिर वो बार बार यही बात कर रहा है कि जो इंडिया है वो फिर भी अभी भी उसके पास ऑप्शन है कि वो इंगेज करे, मतलब वो बातचीत करे, वो बातचीत को स्टार्ट करे किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, सो दैट ताकि आउटस्टैंडिंग इश्यूज़, कहता है ये जो पुराने इश्यूज़ हैं ना, पेंडिंग इश्यूज़ हैं, कैन बी सॉर्टेड आउट पीसफुली, ताकि इनको सॉर्ट आउट किया जा सके
पुरअमन तरीके के साथ, मतलब इनके हल निकाले जा सके, इनको रिजोल्व किया जा सके, इनको फिक्स किया जा सके बगैर कॉन्फ्लिक्ट के, बगैर वायलेंस के। द ग्रीन अल्टरनेटिव कहता, अब ये जो ग्रीन अल्टरनेटिव है मतलब एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो बहुत ही सीरियस है, जो बहुत ही खौफनाक है, जो दूसरा रास्ता है। कहता इफ़ इंडिया डिप्राइव्स, अगर इंडिया महरूम करता है पाकिस्तान को ऑफ इट्स वाटर, इसके पानी से, विल बी मोर एनिमोसिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, ये वजह बनेगी मज़ीद नफ़रत का और कॉन्फ्लिक्ट का। देखो यहाँ पे आके इसने सारा एडिटोरियल एंड कर दिया। इसमें उसने बताया कि अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, उसने सारे प्लान्स बता दिए और उसके बाद उसने लास्ट वाली वो जो होती है ना ख़राब सिचुएशन, उसको भी कंसीडर करके हमें बता दिया कि अगर ऐसा नहीं होता, दोनों कंट्रीज आपस में मिलजुल कर अपने ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो प्रॉब्लम्स है, इसको सोल्व नहीं करती, तो इससे क्या होगा कि जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एनिमोसिटी वाला होगा, कॉन्फ्लिक्ट वाला होगा, नफ़रत वाला होगा, मतलब और ज़्यादा नफ़रत होगी, और ज़्यादा दुश्मनी होगी, और ज़्यादा तनाज़े होंगे, वो ये कह रहा है। अच्छा अब जल्दी से ये देख लो। अच्छा ये जो वर्ड है ना सॉर्ट आउट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिजोल्व करना, सेटल करना। और ग्रीम का मतलब क्या है, देखो ग्रीम का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ही सीरियस है, जो बहुत ही अलार्मिंग है, जो बहुत ही संजीदा है। तो देखो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। काफ़ी लेंथी एडिटोरियल था लेकिन हमने कोशिश की इसको कवर करने की। तो आज का जो क्विज़ है वो राइटिंग के ऊपर है। राइटिंग के ऊपर इस तरह से है कि आपने मुझे 4 लाइंस में ये बताना है कि ये जितना एडिटोरियल था इसको एक स्टोरी की तरह बना के बताना है। कि सबसे पहले आपने ये मुझे बताना है कि ये एडिटोरियल किस चीज़ के बारे में था, एक लाइन में ये सिर्फ बता दो, ठीक है। उसके बाद आपने मुझे ये बताना है कि इंडिया का रिएक्शन क्या था, ठीक है। जिस तरह से मैं स्टेप्स बता रही हूँ आप सिर्फ उसको फॉलो करते जाएं। इंडिया का रिएक्शन क्या था, ठीक है। और ये जो डिसीजन आया था ये पाकिस्तान के लिए किस तरह से बेनिफिशियल था, ये चीज़ आपने बतानी है। उसके बाद लास्ट में आपने मुझे ये बताना है कि पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए, ठीक है। राइटर ने इस वक्त इस एडिटोरियल में क्या बताया पाकिस्तान के लिए कि उसको क्या करना चाहिए, ये चीज़ें आपने बतानी है। देखो जो एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रही हूँ उसको करते जाओ, फिर आप देखिएगा आपकी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो कितनी बेहतर होती हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।